हेलो फ्रेंड्स, रोमन और यूनानी साम्राज्य के बाद हम लोग डार्क एज तक पढ़ चुके हैं और अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है अरब कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अरब कंट्रीब्यूशन यानी अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में। शुरू करते हैं। तो अब इस समय क्या हो रहा है कि रोमन साम्राज्य और यूनानी दोनों का स्वर्णकाल समाप्त हो गया है, दोनों का विघटन हो चुका है लगभग, यानी वहाँ पे खोजों का एक युग खत्म हो चुका है। अब इसका जो खाली स्थान हुआ, कहने का मतलब जब यहाँ पे रिसर्चेस कमज़ोर होने लगी तो उस समय अरब कंट्रीज़ में जो हैं वहाँ पे रिसर्चेस शुरू होती हैं। अब वो कैसे लोग थे? भ्रमण पसंद थे, यानी घुमंतु लोग थे, इंग्लिश में बोलेंगे नोमैडिक। ठीक है, तो उन्होंने भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की, और किस लिए? कि उनका जो विजय अभियान है उनको बल मिल सके। अब आप लोग जानते ही हैं, जैसे भारत में अरबों के आक्रमण हुए, मतलब वो अपने विजय अभियान पे चूँकि एक तरीके से वो कबीले थे, ठीक है, मतलब नोमैडिक लाइफ थी उनकी, तो उनको जगह जगह जा कर के फिर अपने रहने की व्यवस्था या आइजा लुटेरे जो भी उनको करना था, तो उनको भूगोल की आवश्यकता पड़ी। भाई कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ की जलवायु क्या है, ये सब तो जानेंगे ना। तो उनकी ये ज्ञान पिपासा, मतलब द लस्ट ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के विविध स्रोतों जैसे सिकंदरिया संग्रहालय में उपलब्ध यूनानी विज्ञान, वहाँ पे जो हेरोडोटस, इरेटास्थनीज, टालमी, इन सब की रचनाएँ मौजूद थी जो सब आप पीछे पढ़ चुके हो। वहाँ से लेकर के भारतीय सिद्धांत, जिसमें आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है, वहाँ तक वो लोग पहुँचे। अरब भौगोलिक इतिहास का जो विकास है वो 800 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ बताओगे कि भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था अरबों का, वो किस ईस्वी में हुआ था? अगर आपको इतिहास पता है। हाँ, उदाहरण दे देता हूँ आपको कि ये 800 एडी से अरब भौगोलिक इतिहास है, इसके लगभग 100 साल के पहले के आसपास की घटना है। अगर बता सको तो कमेंट बॉक्स में बताओ। 762 ईस्वी में एक नगर बगदाद की नींव पड़ी, जो लगभग एक शताब्दी तक बौद्धिक जगत का केंद्र रहा, यानी जो बगदाद शहर बसाया गया। आपको एक और उत्तर बताना है कि बगदाद किसकी राजधानी है। तो वहाँ पे अब एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है खलीफा हारून अल रशीद। ऐसे ही नाम आपको अरेबियन जगत में मिलते हैं, मोहम्मद अल बिन सलमान अल बिन राशिद, ऐसे करके अगर आपको ऐसे नाम सुने होंगे तो इस तरीके। तो क्या नाम है? खलीफा हारून अल रशीद। तो उनके संरक्षण में यानी उनके गाइड में एक जो है शिक्षण संस्थान, जिसका क्या नाम है? बैतुल हिकमा, इसकी स्थापना करी गई, जिसमें विश्व के सभी विद्वानों को शिक्षा देने और अरब विद्वानों को यूनानी, लैटिन, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया। अब ये क्यों किया? खुद ही जान लो कि यूनानी और लैटिन, फारसी, ठीक है, ये यहाँ सब कहीं पहले विकास हो चुके थे, और भारत में क्योंकि संस्कृत कहाँ का है? भारत का है, तो उसका अनुवाद करेंगे तो फिर वहाँ की भौगोलिक जानकारी या जो खोजें पहले से हो सकी हैं उसके बारे में उनको पहले ही पता रहेगा। दूसरे आए खलीफा अल मामून, ठीक है, 813 ईस्वी के आसपास का इनका टाइम पीरियड है, और अल ख्वारिज़मी। तो इनको विश्व की तमाम कृतियों को अरबी में ट्रांसलेशन करने का जो है क्रेडिट जाता है। अब देखो, अरबों का जो क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? तो जलवायु विज्ञान यानी जिसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, समुद्री विज्ञान यानी ओशियानोग्राफी, भूआकृतिक विज्ञान, जियोमार्फोलॉजी, रेखीय मापन, जियोमेट्रिक मेजरमेंट, प्रधान दिग्बिंदुओं का निर्धारण यानी दिग्बिंदुओं का मतलब वो कार्डिनल पॉइंट्स यानी दिशाएं, आवासीय विश्व यानी हैबिटेंट जियोग्राफी, हैबिचुअल जियोग्राफी, महाद्वीपों का फैलाव, एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और महासागरों के संबंध में उनकी उपलब्धियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आप ये चीज़ जाने रहना कि अरबों का जो प्रधान क्षेत्र था उनके रिसर्चेज का वो क्या था। अरबों ने पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में वही विचार अपना लिए थे जो यूनानियों के थे। ठीक है, यूनानी मतलब ग्रीक ने जो पृथ्वी के बारे में, उसके आकार और आकृति के बारे में बताया था, अरबों ने उसी पर विश्वास जताया। अब 921 में अल बल रवि नाम के भूगोलवेत्ता थे ने अरब यात्रियों से सूचनाएं और जलवायु संबंधी आंकड़े एकत्रित किए, और सर्वप्रथम विश्व की जलवायु मानचित्रावली का मतलब आप समझो ये क्लाइमेटिक मैप, जिसका नाम क्या था? किताबुल अस्काल, उसको प्रकाशित करी। मानसून की प्रकृति का विचार देने वाले जो है अरब ही थे। आपने पढ़ा होगा, जब भारत का भूगोल आप पढ़ रहे होगे तो मानसून में पढ़ते हुए आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि जो मानसून शब्द है वो अरब शब्द मौसम से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये अरेबियन ही है। अब अरब के ऐतिहासिक भूगोलवेत्ताओं में इब्न खालदून, अल बरूनी, अल मसूदी ने वनस्पति और मानव जीवन के शैली पर जलवायु के प्रभाव का विवरण दिया है।
यहाँ पर फिर आपसे एक प्रश्न बनता कि अल बरूनी जो था वो भारत आया था और एक जो है एक आक्रांता के साथ आया था, मतलब एक इन्वेडर के साथ आया था। वैसे अभी हम इसमें आगे बताएंगे, लेकिन अगर आपको अभी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने मिनट में वीडियो चल रही है आप उतना मिनट डाल के बता देना, तो हम जान जाएंगे कि आपने बिना आगे पढ़े बताया है कि पढ़ करके बताया है, मतलब हमारी वीडियो से। तो अब एक विद्वान इब्न हॉकल, टाइम पीरियड इनका लिखा हुआ है, ज़्यादा आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर जाने 943 से 973 लिखा हुआ है, मतलब ये जाने रहना कि इनका टाइम पीरियड लगभग 950 ईस्वी के आसपास का है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल कासिम था, जो कि बगदाद का निवासी था। ये अपने बाल्यकाल से ही यात्राओं, खोज, मतलब बचपन से ही जो है काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इनकी रुचि रही है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियाल्म्स। रूट्स मतलब रास्ते होते हैं, रियाल माने क्षेत्र होता है। ठीक है, इन्होंने विश्वोत्तरीय प्रदेशों की यात्रा करी और अरस्तु ने जो ये कहा था ना कि अत्यधिक गर्मी के कारण मानव जीवन संभव नहीं है, जिसकी उससे पहले भी आलोचना हो चुकी थी, जब एक विद्वान ने कहा था कि नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी के क्षेत्र तो मरुस्थल हैं, तो उसकी भी इन्होंने आलोचना करी। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने पाया कि कैस्पियन सागर का उत्तरी सागर से कोई संबंध नहीं है और यूरोप एक द्वीप के समान है। ठीक, उन्होंने क्या पाया कि कैस्पियन सागर जो है, आपने उसके पहले पढ़ा है कि जो है दोनों जो है एक दूसरे के हिस्से माने गए थे, बट यहाँ पे इन्होंने बताया कैस्पियन सागर और उत्तरी सागर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और यूरोप को उन्होंने एक द्वीप के समान माना। द्वीप क्या होता है? एक भू आकृति यानी एक लैंडस्केप जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो इन्होंने उसको उस फॉर्म में पाया। इसके बाद अब अल मसूदी का टाइम पीरियड आता है, 956 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। तो ये एक इतिहासकार, मतलब हिस्टोरियन भी रहे हैं, विश्वयात्री और एक प्रभुत रेखा मतलब प्रोलिफिक राइटर रहे हैं। इन्होंने कहाँ की यात्रा की? अफ्रीका की, एशिया के कई दूरवर्ती देशों की यात्राएं की। इन्होंने ब्रह्मांडोत्पत्ति यानी यूनिवर्स के ओरिजिन, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशियानोग्राफी, स्थलाकृतियों का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ लैंडस्केप्स, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी तो दूसरी चीज़ हो गई, ज्योतिष विज्ञान हो गया, इस्लामिक विधि और अरब साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दें। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? किताब मुराज अल दहाब, किताब अल तन बहवाल इशराफ, किताब अखबार अल जामा जो कि 30 खंडों में है, और किताब अल औसत, ये इनकी मुख्य किताबें हैं। इन्होंने ही मानसूनी हवाओं की प्रवृत्ति से परिचित कराया था। प्रवृत्ति जैसे भारत में मानसूनी हवाओं को आप लोगे तो क्या देखोगे, 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। 6 मंथ लैंड टू सी एंड 6 मंथ सी टू लैंड। तो ये ऐसी प्रवृत्ति और भी जो उसकी अनिश्चित प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब टेंडेंसीज, इंग्लिश में प्रवृत्ति को बोलते हैं टेंडेंसीज, उससे परिचित कराया। पृथ्वी चपटी है, ऐसी यूनानी धारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने पृथ्वी के 7 सागरों का ब्यौरा दिया, मतलब इन्होंने 7 सागर बताए थे, शायद उसी से प्रेरित होकर के गाना बना हो, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और इन्होंने बताया कि जो अरब राज्यों और चीन राज्यों के बीच स्थित है। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ और जानोगे कि देखो उस समय तक कितने विश्व की जानकारी लोगों को थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस समय तक लोग नहीं जानते थे। अब खुद ही देखो, जैसे अभी ये टाइम पीरियड कब चल रहा है, 950 ईस्वी के आसपास का चल रहा है, और आप देखोगे कि 1492 में कोलंबस एक नई दुनिया की खोज करता है। मतलब उसके पहले वहाँ पे इधर जहाँ पे ये खोजें चल रही थी अरब जगत में या भारतीय जगत में, यूनान, रोम यानी यूरोपियन क्षेत्र में, वो लोग अमेरिका आदि से परिचित नहीं थे। अभी उनको पता ही नहीं था कि उधर भी कुछ है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ है। ठीक है, तो मज़ेदार बात है ना। उन्होंने अटलांटिक महासागर को गाढ़ा सागर यानी डार्क ग्रीन सी कहा है, और उन्होंने बताया जो हिंद महासागर के से अंतः संबंधित है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। इतनी जानकारी किसने दी थी? ये सारी जानकारी अल मसूदी की थी। अब हम लोग आ जाते हैं अल बरूनी पे। 973 से जो है 1039 ईस्वी का टाइम पीरियड है, और अल बरूनी का पूरा नाम अबू रिहान मोहम्मद था। बहुसर्जक लेखक, बहुसर्जक लेखक का क्या मतलब जिसने बहुत ज़्यादा रचनाएं करी हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करी, बहुत ज़्यादा सृजन करी हो। तो अल बरूनी ने अनेक पुस्तकें लिखी और विविध विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करे। ठीक है, अब ये कुछ नाम है और उनकी स्थिति कहाँ है, ये एक तरीके का शार्ट नोट्स जो भी आगे मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम जो कि करियर एग्जाम्स नाम से, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल जो कि करियर एग्जाम्स नाम से, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो कमेंट करें।
फिर है अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तकों में। अलबरूनी से मैंने अभी पूछा था कि अलबरूनी बताइए किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पे देखो लिखा भी किताबुल हिंद इसकी किताब है, और कब लिखा था 1030 ईस्वी में, जब मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तब उसने लिखा था। दूसरी किताब इसकी कानून अल मसूदी है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इसको हम अपनी इमेज थोड़ा छोटी कर दें और बस, ठीक, इससे छोटा तो नहीं करेंगे हम। तो कानून अल मसूदी टालमी की अल्मागिस्ट के अनुरूप लिखी गई है। टालमी की बुक का नाम अल्मागिस्ट था, जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अनुरूप लिखी गई पुस्तक है, जिसमें सूर्य व चंद्रग्रहण का विशद वर्णन है, यानी ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। इस पुस्तक का मुख्य अध्ययन क्षेत्र खगोल विज्ञान है, यानी एस्ट्रोनॉमी है। और भी किताबें हैं, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, तारीखुल हिंद, किताबुल जमाकीर, किताबुल सैयदाना। इसके बाद आते अल इदरीसी, ठीक, इनका मूल नाम क्या था, अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद इनका वास्तविक नाम है। अल इदरीसी का भूगोल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है, विश्व का मानचित्र। इस मानचित्र में विविध भौगोलिक आकृतियों का वर्णन इन्होंने किया है। अल इदरीसी ने विश्व को 5 जलवायु भागों में बांटा है, ठीक है। अल इदरीसी ने टालमी के इस मत का खंडन किया कि हिंद महासागर एक बंद महासागर, बंद का मतलब होता है बेटा लैंड लॉक्ड, मतलब जो चारों तरफ से भू आकृतियों से घिरा हुआ हो, मतलब जिसका किसी एक दूसरी वाटर बॉडी के साथ कनेक्शन ना हो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर ये बंद सागर नहीं है तो इनका किन महासागर या सागरों के साथ इसका जुड़ाव है, किसका, हिंद महासागर का। कमेंट करो, एक्टिव रहोगे तो मुझे भी और पढ़ाते हुए मज़ा आएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है कि भौगोलिक चिंतन का पूरा पेपर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र जो देख रहे होंगे, उनका भी जल्दी में पेपर है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 9 अगस्त से। तो उनका ये तो 100 नंबर पूरा का पूरा उनको मिल जाएगा इस पेपर का, अगर वो हमारी वीडियो केवल फॉलो कर लिए तो। उन्होंने कैस्पियन सागर को एक द्वीप सागर माना, जैसा कि उसने बहुत सी यात्राएं की थी। उसने डेन्यूब एवं नाइजर नदियों के मार्गों का सही विवरण दिया। उसने यानुज एवं माजुज, जो कि बाइबल के गोग और मागोग के प्रदेश हैं, उनका वर्णन किया। मतलब ये 2 प्रदेश हैं जिनका बाइबल में क्या नाम है, गोग और मागोग, और अरेबियन में यानुज और माजुज कहा जाता है। उसके अनुसार ये प्रदेश कहाँ है, साइबेरिया में। साइबेरिया कहाँ है, रूस में। अल इदरीसी के अनुसार अधिक उष्णता यानी अधिक गर्मी के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण दक्षिणी गोलार्ध मानव आवास के योग्य नहीं, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लिविंग ऑफ ह्यूमन पीपल देयर। 1154 एडी में उसने अपनी यात्रा संबंधी पुस्तक लिखी। नाम क्या था, अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। मतलब जो दुनिया को घूमने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक अम्यूजमेंट यानी एक मनोरंजन, ठीक है। मतलब क्या आप भी दुनिया घूमना चाहते हैं, आप बताइए। अगर घूमना चाहते हैं तो मौका मिलेगा तो इसकी किताब पढ़िएगा। आगे आते हैं, अगला इब्न बतूता। खूब गाना सुना है ना, इब्न बतूता बगल में जूता करता रहता है टिम्बकटू। टिम्बकटू नाम भी आएगा, टिम्बकटू एक प्लेस है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मोरक्को से नाइजर नदी पार कर टिम्बकटू पहुँचे। तो टिम्बकटू को देखो क्या, ओ सॉरी, इब्न बतूता को क्या कहा जाता है, अरब जगत का मार्को पोलो। वैसे मार्को पोलो कौन था, इटली का एक सेलर यानी इटली का एक नाविक है जिसने खोज करी थी आपके कंपास की। नीग्रो जाति का था। 1323 ईस्वी में मक्का शहर के लिए निकले, पर वे वहां ना पहुंचकर मिस्र, पर्सिया, सीरिया, ईरान, अरब, जंजीबार, एशिया माइनर, भारत, मालदीव, श्रीलंका, मतलब इन सब जगह पे घूमे और भटकते रहे। बहुत यात्रा करी थी, 75,000 मील की। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, आप लोगों ने मापक वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। तो आप बताओ, आप मेजरमेंट बताओ, याद करो थोड़ा, सर्वर पटको, फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा होगा तो मापक एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ ज़रा। और ये जान लो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पागल अथवा सनकी बादशाह कहा जाता है, उसके टाइम पीरियड में ये भारत आया था और तो दिल्ली के सुल्तान ने इसे चीन का दूत नियुक्त किया। मोरक्को से नाइजर नदी पार कर ये टिम्बकटू पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुस्लिम नीग्रो जनजातियों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा की। भौगोलिक ज्ञान में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसने भूमध्य रेखा के दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से किल्बा तक की यात्रा करी और वहां उसने भूमध्य रेखा के 20 डिग्री दक्षिण मोजाम्बिक में स्थित किसी अरब व्यापार केंद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करी। उसकी सोच भौतिक भूगोल से अधिक मानव शास्त्र में थी। यही कारण है कि उसने अपने लेखों में विभिन्न मानव शास्त्रीय तथ्य सम्मिलित होते थे। मतलब भौतिक जानकारी से ज़्यादा वो मानवों में भी रुचि रखता था, ठीक है।
उन्होंने अक्षांश देशांतर संबंधी परिशुद्ध माप दिया। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, देशांतर माने लॉन्गिट्यूड, ठीक है, परिशुद्ध मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट। इन्होंने भारत की भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना का ब्यौरा दिया। इन्होंने भारतीय मानसून की भी चर्चा करी। इसकी रचना का क्या नाम है? पासिंद अथारल बकिया, ये ठीक है, अरेबियन में है, अरबी में, ठीक है। इब्न बतूता की रचना क्या है? पासिंद अथारल बकिया। अगला नाम आता है इब्ने खालदून का, 1385 से 1405 का टाइम पीरियड है। इसका जन्म उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तट पर हुआ था। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक मुकदमा लिखी, ठीक है। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, मुकदमा चलेगा यारो तेरी बेवफाई का, मुकदमा लिखी। मानव समाज के बारे में उसमें वर्णन है। और इसकी जो मुकदमा पुस्तक है ना, इसके जो है इसमें 6 धाराएं हैं मतलब 6 खंड हैं। पहला खंड कौन सा है? सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान पर। दूसरा है घुमक्कड़ और स्थायी संस्कृति में अंतर। और फिर है तृतीय राजवंश और उनके राज्य के बारे में। फिर है ग्राम एवं नगर के जीवन के बारे में। फिर है व्यवसाय और जीवन यापन के बारे में। और छठा है विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछे किस खंड में क्या है। हाँ, ये जरूर है कि भाई महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, विचारक है, तो उनकी किताब और कितने खंडों में है ये जरूर महत्वपूर्ण है। इसमें भौतिक पर्यावरण का मानव जीवन शैली प्रभाव का वर्णन है। इसे प्रथम निश्चयवादी भूगोलवेत्ता कहा जाता है। और आप जैसे ही ये वाली लाइन पढ़े होगे आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ ही गई होगी। क्या कहा जाता है? भौतिक पर्यावरण का मानव जीवन शैली में प्रभाव वर्णन क्या है। अब सोचो, निश्चयवादी क्या कहते हैं? ये जो आपने निश्चयवाद, संभववाद और नियतिवाद, मतलब नियतिवाद निश्चयवाद कहते हैं, फिर संभववाद, नवनियतिवाद, ठीक है, और ये सब जो है ना जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है भौगोलिक चिंतन में, इसमें भी वही चीज़ है। यानी अगर आप वहाँ अभी आपको पढ़ा हुआ याद है तो यहाँ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी बात है। तो लेकिन अब यहाँ पे रिवाइज भी कर लो। अगर भौतिक पर्यावरण के मानव जीवन और प्रभाव की बात हो रही है तो यानी नियतिवादी विचारधारा की बात हो रही है, निश्चयवादी विचारधारा की बात हो रही है ना। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों का वर्णन किया है, यानी कि जो है क्लाइमेटिक जोन्स। अब और बताया कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य के गुण और अभिरुचियों को प्रभावित करता है। अगला नाम है इब्न सीना। जॉन सीना ना जान लेना, WWE नहीं चल रहा है बेटा, पढ़ाई चल रही है। ये अल बरूनी के समकालीन थे। इनको अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब भूगोल का पिता, ठीक, क्योंकि इन्होंने स्ट्रैबो की तरह भौगोलिक ग्रंथ काहिरा लिखा, ठीक है। मतलब स्ट्रैबो की भौगोलिक ग्रंथ काहिरा नहीं, स्ट्रैबो की किताब अलग है, इनकी किताब का नाम काहिरा है। वैसे काहिरा एक किसी देश की राजधानी है। आप बताओ किस देश की राजधानी है? इन्होंने मिस्र, मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी की यात्रा की। इन्होंने अनाच्छादन का अध्ययन किया। अनाच्छादन माने डेनुडेशन, जिसके 2 रूप हैं, अपर्दन और अपक्षय। और ढाल को इसका प्रतिफल बताया, मतलब अगर जहाँ पे ढाल होगी वहाँ पे अनाच्छादन होगा। अब इन्होंने बताया कि पहाड़ों का ऊंचा उठना, अपर्दन और जीवाश्म युक्त चट्टानें यानी द रॉक्स विद ह्यूमस और ऑर्गेनिज्म, इन सब का उल्लेख किया है इसने, ठीक है। तो ये कुल मिला करके हो गए हमारे अरब भूगोलवेत्ता। कौन कौन से नाम हम लोगों ने पढ़े? इब्न सीना को पढ़ा, ठीक है, इब्न खालदून को पढ़ा, इब्न बतूता को पढ़ा, ठीक है, अल इदरीसी को पढ़ा, अल बरूनी को पढ़ा, ठीक है, और किसको पढ़ा हम लोगों ने? अल मसूदी को पढ़ा, इब्न हौकल को पढ़ा, अल बल रबी खलीफा, अल मामून खलीफा, हारून अल रशीद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अगर जहाँ पर भी यानी अगर महाविद्यालय परीक्षा होती है तो उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है कि भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की चर्चा कीजिए, और 15 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। यानी अगर आप इसको एक बार और देख लोगे अगर ये वीडियो, तो फिर सीधा सीधा आपके 15 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद आप हमें थैंक यू बोल दीजिएगा। अगला वीडियो हमारा यहीं पे रहेगा, टाइम, वाद या संदर्भ और प्रमुख विद्वान, जैसे कि रहस्यवाद, ठीक है। अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धर्मवाद, ब्रह्मवाद क्या है, ईश्वरवाद क्या है, अन्वेषणवाद है ना, छायावाद, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में अभी बहुत भूगोलवेत्ता, अमेरिकन, रशियन, ठीक है, ब्रिटिश, ये सब अभी हम लोगों के बचे हुए, इन पर हम करेंगे अध्ययन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगली वीडियो आपको फिर कल सुबह 7 बजे उपलब्ध हो जाएगी, तो उसको उठ करके देखिएगा। ओके, धन्यवाद।